हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मदरसन सुमी सिस्टम्स लिमिटेड, इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही जबरदस्त रैली देखी है इन लास्ट 6 मंथ्स, फ्रॉम 50 रुपीज टू 150 रुपीज। अभी आप बोलोगे सर होने के बाद क्या सारे वीडियोस बनाते हो आप, तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ 2025 के लिए विजन प्रेजेंट की है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है, स्टॉक की रैली में इम्पैक्ट रहा है, बट जो विजन कंपनी ने दी है, अगर वो विजन कंपनी अचीव कर पाती है तो यहां से भी ये स्टॉक काफी ऊपर जा सकता है। दो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस, आपने आपके एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। कंपनी ने जो विजन सामने रखी है, कंपनी का एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, हमेशा ये फ्यूचर टारगेट्स देते हैं, विजन देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि भाई हम ये अचीव करेंगे। तो वो सारी चीजें जो पहले उन्होंने टारगेट्स दिए हुए हैं, वो टारगेट्स इन्होंने अचीव किए हैं नहीं किए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बट अगर ये जो विजन कंपनी ने दी है, वो अगर टारगेट्स कंपनी अचीव कर पाएगी तो फिर यहां से भी काफी अच्छे रिटर्न्स, काफी अच्छी शेयर होल्डर्स वैल्यू ये कंपनी जनरेट करती हुई आ सकती है। तो ये एक एनालिसिस रहेगा, इनके जो विजन्स इन्होंने दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे, एंड पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करूंगा दोस्तों। सो फर्स्ट थिंग, क्या क्या विजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 दिए है, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स मदरसन सुमी ने यहाँ पे दिए हैं। सो पहला टारगेट है FY25 जब तक आएगा तब तक कंपनी का जो ग्रुप रेवेन्यू रहेगा वो $36 बिलियन का रहेगा। $36 बिलियन मतलब FY20 का जो इनका रेवेन्यू था वो था $8.9 बिलियन FY20 रेवेन्यू। सो इसका मतलब यह है कि फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन टू $36 बिलियन, यानी कि 4 टाइम्स ग्रोथ। तो अगर CAGR टर्म्स में हम ये नंबर का कैलकुलेट करते हैं, सो 29% का CAGR रिक्वायर्ड है इन 5 years टू अचीव दिस $36 बिलियन टारगेट। करेगा नहीं करेगा आई थिंक वो देखेंगे बात आगे जाके, पर पहले इनके सारे टारगेट्स यहां पे समझ लेते हैं। दूसरा टारगेट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सी दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। मदरसन सुमी जिस इंडस्ट्री में है, ऑब्वियसली ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री में अभी है, सो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का टारगेट कंपनी लेके चल रही है बाय FY25। अगर इनका लास्ट 5 सालों का आरओसी हम देखते हैं, एवरेज आरओसी वो है 17% का। तो ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट कंपनी ने यहाँ पे सेट किया हुआ है। डेफिनेटली दे मस्ट बी हैविंग सम प्लान्स टू अचीव दिस, वो क्या प्लान्स है वो भी डिस्कस करेंगे, बट ये टारगेट काफी ज्यादा एम्बिशियस नजर आता है। तो यहाँ पे जैसे ग्रुप रेवेन्यू का टारगेट उन्होंने 4 टाइम्स दिया था, 29% का CAGR उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। दिस इज नॉट ओनली ऑर्गेनिक काइंड ऑफ ग्रोथ, they are trying to acquire also new companies, and that's how also they want to reach to that particular target। पहले भी इन्होंने बहुत सारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की हुई है, मतलब बहुत सारे एक्विजिशंस कंपनी ने किए हुए हैं, एंड सक्सेसफुली वो सिनर्जी भी बिठाई गई है कंपनी के अंदर। सो दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्वायरिंग न्यू कंपनीज, और फिर उनके हिसाब से अच्छी तरीके से मोल्ड करके आई थिंक ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाई हुई है। अभी थर्ड टारगेट है कंपनी का कि 25% ऑफ द रेवेन्यू टू कम फ्रॉम नॉन ऑटो बिजनेस, मतलब कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। अभी तो ऑटो से ही सबसे आई थिंक 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ऑटो बिजनेसेस। तो अभी और 4 बिजनेसेस पे कंसंट्रेशन करने वाली है कंपनी। उसमें है एरोस्पेस, मेडिकल, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ वन इज लॉजिस्टिक्स। इसके बारे में भी सेपरेटली बात करेंगे इसी वीडियो में। देन the fourth target for company is diversification strategy। 3C by 10 strategy है उनकी। क्या है वो 3C by 10? So no country, no customer and no component to contribute more than 10% of the revenue। मतलब एक कंट्री से 10% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए, किसी भी कस्टमर से 10% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए जो टोटल रेवेन्यू है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई भी कंपोनेंट जो कंपनी बनाती है उससे भी 10% का रेवेन्यू नहीं आना चाहिए। उसके बारे में बताएंगे अभी का करंट स्टेटस क्या है। तो ये 4 एम्बिशियस टारगेट मदरसन सुमी ने यहाँ पे सेट किए हुए हैं। रेवेन्यू का टारगेट, आरओसी का टारगेट, देन नॉन ऑटो बिजनेस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का टारगेट, एंड
हाँ, 3C/10 स्ट्रेटेजी, मतलब किसी भी कंट्री कस्टमर कंपोनेंट से 10% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो ये काफी एम्बिशियस टारगेट्स कंपनी ने यहाँ पे सेट किए हुए। अभी कुछ पुराने टारगेट्स के बारे में, कंपनी के टारगेट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। 2010 में कंपनी ने एक टारगेट लिया था कि $1 बिलियन का रेवेन्यू होना चाहिए। 2010 में कंपनी का रेवेन्यू था $1.5 बिलियन, मतलब उन्होंने जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट को उन्होंने अच्छी तरीके से अचीव किया। सो देन 2015 में by 2015 they had a target of $5 billion of revenues. They made $5.5 billion of revenues. So वहां पे भी उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। The third target was by 2020 the revenue should be $18 billion, but यहाँ पे वो 50% से शॉर्ट हो गए। 9 बिलियन, या फिर एग्जैक्टली अगर हम बात करेंगे सो $8.9 बिलियन का रेवेन्यू वो कर पाया, मतलब 50% ही टारगेट यहाँ पे अचीव कर पाया। एंड नाउ इन 2025 दे आर टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ $36 बिलियन। तो अगर हम 2010-2015 के टारगेट्स की बात करेंगे तो उन्होंने वो अचीव किया था। 2020 में 50% से वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए, एंड नाउ द एम्बिशियस टारगेट इज ऑफ $36 बिलियन। तो वो उनको नेक्स्ट 5 years करना है। अब यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला है कि 75% ऑफ द रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द ऑटो बिजनेस, 25% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम द नॉन ऑटो बिजनेस, जो 4 बिजनेसेस है। तो इसका मतलब यह है कि $36 बिलियन में से $27 बिलियन का जो रेवेन्यू आने वाला है वो ऑटो बिजनेस से आने वाला है। सो ऑटो बिजनेस को FY20 से लेकर FY25 तक इस बिजनेस को 22% के CAGR से इनको ग्रो करवाना होगा। तो उनके पास 2 ऑप्शन है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। सो ऑर्गेनिक मतलब खुद के बिजनेस को ही और ज्यादा ग्रो करते जाएंगे, खुद के प्रोडक्ट्स को, या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को एक्वायर करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे विल रेज दीज they will achieve these targets of $36 billion. So inorganic way से it is quite possible, there is no doubt. So अभी इसके पीछे के की ड्राइवर्स क्या क्या हो सकते हैं कि कैसे ये टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है। एक तो इंडस्ट्री प्रीमियमाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है उस वजह से राइजिंग कंटेंट पर व्हीकल प्रोवाइड अ फेवरेबल बैकड्रॉप। राइजिंग कंटेंट मतलब कि जो गाड़ियां है उसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आते जा रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की यूसेज आएंगी ऑटोमेशन वगैरह के चक्कर में। तो वहां पे आई थिंक कंपनी इज वेरी वेल पोजिशन्ड कि वो प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे या फिर नए कंपनीज को भी एक्वायर किया जा सकता है और वहां से वो रेवेन्यू ग्रोथ अचीव किया जा सकता है। वायरिंग हार्नेस या फिर एक्सपांशन इन 2 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, हायर कंटेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी इनके पास बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उस पर भी कंपनी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। The another driver for the growth could be customer expansion in United States. तो वहां पे भी company is working very well. वहां पे भी ग्रोथ कुछ सेगमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं एंड कंपनी इज वर्किंग आउट ऑन दैट। नाउ द एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स आल्सो, जैसे कि जापान या फिर साउथ अफ्रीका या फिर रशिया या फिर टर्की, यहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस है। इंक्रीज्ड प्रेजेंस विथ लोकल OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना। अभी आपने देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना एक ऐसी कंट्री नजर आ रही है जिसके वहां से कोरोना तो आया है, बट वही एक जो कंट्री है वो वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में, इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। तो वहां पे भी आई थिंक कंपनी इज ट्राइंग आउट वेरी हार्ड और वहां पे कुछ सक्सेस भी आता हुआ नजर आ रहा है। देन डिमांड शिफ्ट फ्रॉम सीडान्स टू SUVs, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास प्रेजेंट हो रही है। न्यू प्रोडक्ट्स, पॉलीमर्स एक्सपांशन इन US, चाइना एंड ईस्टर्न यूरोप, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। एंड लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइजिंग LED पेनिट्रेशन, एक्सपोर्ट्स एंड ओवरसीज मार्केट्स, ये भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए प्रेजेंट होती हुई नजर आ रही है। तो ये तो हमने ऑटो बिजनेस के बारे में बात की, बट रिमेनिंग दैट इज द 25% ऑफ द रेवेन्यू दे आर टारगेटिंग फ्रॉम नॉन ऑटो बिजनेसेस, जिसमें एरोस्पेस, मेडिकल, IT एंड लॉजिस्टिक्स पे उनका काम चल रहा है। IT एंड लॉजिस्टिक्स आई थिंक फिर भी मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है, बट एरोस्पेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे
Motherson Sumi's इस पे key focus area in aerospace include aerostructure, landing and engine parts, wiring harness and cabin parts. तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी फोकस करना शुरू किया है. कंपनी is going to start a new aerospace facility in April 2021 and बाकी के भी कुछ एक्विजिशंस वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उस पे भी काम उनका चल रहा है. मेडिकल साइड में अगर हम बात कर दे तो Motherson Sumi plans to launch point of care technologies, grow contract manufacturing and inorganically build large global tech platform. ये उन्होंने दो चीजें आइडेंटिफाई की है आईटी एंड लॉजिस्टिक्स में. अभी मतलब आई थिंक दे आर स्टिल एट प्लानिंग स्टेज. सो $9 billion का रेवेन्यू इनको अचीव करना है एंड देयर इज नथिंग साइजेबल करंटली विच इज लुकिंग एट. इट इज लेस देन $1 billion का रेवेन्यू आ रहा है इनके पास थ्रू दिस एरोस्पेस एंड मेडिकल. यहाँ पे आई थिंक एक्वायरिंग न्यू कंपनीज इज गोइंग टू बी दी ओनली सोल्यूशन. अदरवाइज आई स्ट्रांगली फील कि ऑर्गेनिक वे से अगर ये ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो इट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल वेंचर टू अचीव दीज टारगेट्स. नाउ रेवेन्यू मिक्स में भी बात करते हैं कि क्या टारगेट्स होते थे और कैसे उन्होंने अचीव किए. तो सेल्स का तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि कैसे कैसे टारगेट्स थे. $1 billion का टारगेट था 2010 में, 1.5 अचीव किया. 5 का टारगेट था 2015 में, $5.5 billion अचीव किया. 18 का टारगेट था 2020 में, $8.9 billion अचीव किया. नाउ इट इज $36 billion. तो यहाँ पे सबसे मेन टारगेट है 25% का रेवेन्यू अचीव करना है इनको नॉन ऑटो बिजनेसेस से. अभी पुराने टारगेट्स कैसे होते थे ये हम देखते हैं. तो सेल्स फ्रॉम कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया, ये इन्होंने एक टारगेट रखा था 60% का इन 2010 एंड दे अचीव द टारगेट एट, मतलब वो उन्होंने 70% अचीव किया. देन 2015 में 70% का टारगेट उनके पास था. दे हैव अचीव्ड 84% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कस्टमर्स. In 2020, the target was 85% of the revenues from outside India customers. They achieved 89%. And now 2025 में what they are targeting 90% of the revenues from out of India, because जैसे उन्होंने बोला है कि 3C वाला जो है ना कि कोई भी कस्टमर, कोई भी कंट्री एंड कोई भी कंपोनेंट 10% से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए. And that's why 90% of the revenue should come from outside India. I think they will achieve it because currently they are at 89%. Now, the largest customer turnover as a percentage of sales की अगर हम बात करते हैं तो 2010 में ये टारगेट था less than 20%. मतलब एक कस्टमर का जो रेवेन्यू आता है वो 20% से ज्यादा नहीं आना चाहिए. I think they achieved it. 15% ही मैक्सिमम आया था. Then 2020 में ये टारगेट था less than 15% and now the largest customer turnover as a percentage of sales is 14% in 2020 and now 2025 में 2025 में ये टारगेट है less than 10% का. So let us all see कि वो कैसे अचीव करते हैं. Now there is another target of dividend payout which was there. So 44% का इन्होंने टारगेट किया था 2010 में. They gave 32% तो अचीव नहीं कर पाए वो डिविडेंड पे आउट वाला. देन 2015 में 40% का टारगेट था, 37% का अचीव कर पाए. यहाँ पे भी अचीवमेंट नहीं हो पाई. बट 2020 में 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो इन्होंने टारगेट किया था और इन्होंने अचीव किया 49% का डिविडेंड पे आउट रेशियो. सो इस हिसाब से जो शेयर होल्डर्स है तो उनको पे बैक अच्छी तरीके से मिल रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे जो विजन है वो मुझे मतलब मैच नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आता है. बिकॉज one side you are targeting inorganic growth also means you have a lot of growth opportunities, then why you are paying out dividends? So that is one thing I am still not very comfortable with. So there is no need, if you have growth opportunities, there is no need to pay out dividends. I think the capital appreciation will take care of the returns to the shareholders. That's what I feel. But company doesn't feel like that. So it is up to them. 2025, the target of dividend payout is 40%. So again, they are having a very high targets of dividend payouts. But looking at the scenario, I think they can achieve also. So let us see. Now, FY20 का revenue mix इनका कैसा है? कस्टमर वाइज एंड कंट्री वाइज इसके बारे में हम बात करते हैं. बिकॉज ये भी दोनों सीज जो है, कंट्री एंड कस्टमर, दे वांट टू टेक डाउन दैट पर्टिकुलर नंबर टू लेस देन 10%. तो सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूटर है, कस्टमर है इनके पास, तो वो है डेमलर ग्रुप which is contributing 13.9% to the revenue. Then Audi
12.5% to the revenues. Then Volkswagen 8.7%, Renault 5.2%, BMW 4.7%, Ford 4.4%, PSA Group 4.3%, Suzuki Maruti 3.9%, Porsche 3.6%, Hyundai 2.7%, Packard 2.4%, General Motors 2.4%, then Scania, Nissan, Opel, and other, I think 2.2, 1.7, 1.6%, and remaining 26%. तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप है Daimler Group and Audi Group, which are contributing more than 10% to the revenue. तो यहाँ पे ये रेवेन्यू मिक्स कम होना चाहिए, नॉट कि उनको कम सेल करके, बट बाकी लोगों का, बाकी का कस्टमर्स का सेल्स बढ़ा के वो परसेंटेज वो नीचे लेके आना चाहते हैं. नाउ कंट्री वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा मार्केट इनके पास है वो है जर्मनी. 21.9% का रेवेन्यू जर्मनी से आता है, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर है उनके जो 10% टारगेट का जो है. देन यूएसए अराउंड 15.8%, तो ये भी ऊपर है 10% के. इंडिया 10.6%, ये भी 10% के ऊपर है. बाकी के सारे मार्केट जो है, फ्रांस 7.7%, चाइना 7.2%, मेक्सिको 5.7%, स्पेन 5.2%, साउथ कोरिया 4.2%, ब्राजील 2.5%, हंगेरी 2.5%, देन स्लोवाक रिपब्लिक 2.5%, यूके 2.3%, एंड अदर कंट्रीज 10.9%. तो यहां पे 3 कंट्रीज ऐसी है जो 10% से ज्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करती है. देन आरओसी का टारगेट एंड अचीवमेंट कैसा है इसके बारे में बात करेंगे. तो 2010 का आरओसी का टारगेट इनका था 40% का. कंसोलिडेटेड दे अचीव 37%, स्टैंड अलोन 22%. तो यहाँ पे वो 3% से मार्जिन मिस कर गए. देन 2015 में भी 40% का आरओसी का टारगेट था. दे अचीव्ड कंसोलिडेटेड 26%, बट स्टैंड अलोन इट वाज 41%. आई थिंक बट looking at Motherson Sumi company, it's better to look at their consolidated business rather than standalone. Then 2020 they missed the margins by quite high numbers. 40% का target था. They achieved consolidated ROC of 10% and standalone of 31%. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस हो चुका है ये सारे numbers. And we are looking at the revenue also. The revenue target also missed by 50%. Now 2025, they have again took the target of 40% for ROC. Let us all see, but past performance is not suggesting that they will be able to achieve this ROC. Let us see अगर वो change कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. Now कि ये इतना ambitious target इन्होंने रखा तो है अपने सामने, but how will they achieve these targets? यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वे से ये टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली फील ऑर्गेनिक वे से ये अचीव करना है, मैंने कि नेचुरल ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस उनके हाथ में है वही वहां तक लेके जाना विल बी डिफिकल्ट. बट इनऑर्गेनिक मतलब नई कंपनीज एक्वायर करके वो रेवेन्यूज वहां पे लेके जाना कुड बी पॉसिबल. तो इसीलिए कंपनी को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट लगने वाला है वो है $11.4 बिलियन का. तो उसमें से $2.7 बिलियन कंपनी इंटरनल एक्रूअल्स मतलब जो प्रॉफिट्स वगैरह होंगे, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी वहां से वो फंड करने वाले हैं. बट बचा हुआ $8.7 बिलियन दे विल हैव टू रेज फ्रेश कैपिटल. तो ये फ्रेश कैपिटल 2 तरीके से वो रेज कर सकते हैं, या तो इक्विटी या तो फिर डेट से. सो लेट अस ऑल सी कि कंपनी कैसा विजन सामने रखती है फॉर रेजिंग दिस कैपिटल और कैसे उसको इंप्लीमेंट कर पाती है. बट अगर आपको लगता है कि कंपनी जो टारगेट्स कंपनी ने दिए वो अचीव कर पाएगी, जैसे कि रेवेन्यूज के या फिर आरओसी के, सो देन अ मल्टी बैगर रैली इज पॉसिबल. बट अगर कर पाए तो, अगर नहीं कर पाएंगे तो देन एज पर द ग्रोथ ऑफ देयर प्रॉफिट्स, आई थिंक दैट्स हाउ द शेयर्स परफॉर्मेंस विल बी देयर. तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू पीपल फील कि हम अच्छा काम करते हैं तो जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट कीजिए दोस्तों. वहां पे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्टॉकोमीटर प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, MF यज्ञ जहां पे हम मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते हो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कीजिए, हमें ईमेल लिखिए. We'll be more than happy to solve your queries regarding our research products. और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. जय हिंद.